हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सी टेट की तैयारी भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी, सभी सब्जेक्ट। और उसके साथ साथ जो पुराने या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको भी साथ साथ सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको काफ़ी बेनिफिट हो सके। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सिर्फ आपको वही रिवीजन करना है जिस पे आपको थोड़ा बहुत डाउट हो, सिर्फ एक बार वही। इसलिए घर में रहिए, सेफ रहिए। बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जब आप लोगों को सब मटेरियल सब कुछ यहीं पे मिल रहा है, घर बैठे। इसलिए जब तक ये लॉकडाउन है तब तक आप अपने घर पर आराम से पढ़िएगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपकी जो वैकेंसी आएगी, जो सी टेट का पेपर होगा, फिर उसके लिए भी तैयार रहेगा। और अगर हमारी इसमें क्लास 6 के ये सेकंड पार्ट है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। इससे पहले हमने हिस्ट्री का भी करवा दिया है, वो प्ले लिस्ट है उसकी अलग से बनी हुई है, हिस्ट्री के लिए बनी हुई है क्लास 6, उसको भी पढ़ लीजिएगा। आज हमारा चैप्टर कौन सा है? 6 चैप्टर है। इससे पहले हमने 5 करा दिए थे। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो भी हम पहले दिखा देते हैं ताकि आप लोग पूरा कर लीजिएगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके साथ साथ में। और उसके साथ साथ जो इसमें जूनियर वाला पेपर होता है, सी टेट होता है, यूपी टेट होता है, पी एस टेट, जितने भी टेट होते हैं सभी को एक बार उसमें देखना, क्योंकि सभी से ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा और सबको शेयर भी कीजिए। ये चैप्टर भी थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसे छोटे छोटे पार्ट में इसलिए बताया जाता है ताकि वो आपका आसानी से समझ आ सके। और एक बार समझ में आ जाता है तो फिर क्वेश्चन करने में आसानी होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पहाड़ी वह भूस्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है? 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी पर्वत कहलाती है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। तो एनसीईआरटी में ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी जाती है ताकि आप लोग भी सोचें कि क्या हो सकता है, क्या और क्या क्या है। जैसे आपने पृथ्वी की धरातल पर कुछ स्थल रूपों को देखा, अवश्य देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई है। इसमें क्या दिखाया गया है कि कुछ नदियां हैं, कुछ झील हैं, कुछ नदियां हैं, कुछ सितारे हैं, स्थल संधि है, प्रायद्वीप है, महानदी मोहाना है, तट है, घाटियां पड़ती हैं, कहीं पहाड़ पठार, ये सब कुछ चीज़ें तो इसी के बारे में बता रहे हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं है। पृथ्वी पर अनेक स्थल रूप होते हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे होते हैं और कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसे धीरे धीरे गति हो रहा है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम क्या होता है कि प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत सी जगह पर धरातल की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। कभी कभी पृथ्वी के अंदर मोमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कुछ का कुछ हिस्सा तो पृथ्वी के अंदर ही धंस जाता है और कुछ हिस्सा वो पृथ्वी से ऊंचा उठ जाता है, जिसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। जैसे नर्मदा और ये ताप्ती नदियाँ जो बहती है, ये अरब सागर में गिरती है। ये यहाँ का जो क्षेत्र है वो नीचे धंसा हुआ है, जिसके चारों तरफ को, इसके दोनों तरफ को, एक तरफ नर्मदा बहती है और दूसरी तरफ ताप्ती बहती है। ये एक भ्रंश घाटी है, रिफ्ट घाटी है ये। दूसरा क्या दिखाया कि बाह्य प्रक्रिया स्थल के निरंतर टूटने की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अपरदन और निष्पेषण कैसे होता है। अपरदन में क्या होता है कि पृथ्वी की जो सतह होती है, ऊपर की सतह होती है, वो टूट टूट कर होती है। जैसे कोई चट्टान बनी हुई है। अगर हम बात करते हैं, अभी अरावली पर्वत की बात कर रहे हैं, तो पहले बहुत ऊंचा था और सबसे पुराना भी अरावली पर्वत है। वो अब क्या हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है, बहुत फैला हुआ है वो एरिया, जिसे दिल्ली तक फैला हुआ है। वो पुराना, सबसे पुराना ही है। यहाँ पे यही कहना है कि पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया, वो धीरे धीरे घिस रहा है, जिसकी वजह से शायद कुछ
सालों तक वो ना रहे। कुछ सालों का मतलब होता है कि बहुत साल लग जाएंगे उसको अभी। देखिए, हमें सिर्फ इसी से मतलब होना चाहिए कि अपर्दन क्या होता है। अपर्दन होता है जैसे कोई बरसात हो रही है और नीचे खाली मिट्टी का क्षेत्र पड़ा हो, वहां से भी जब बरसात होती है तो मिट्टी कट कर जाती है, तो वो भी अपर्दन होता है। इसलिए मिट्टी को ढकने के लिए यहाँ पे कुछ पौधे उगाए जाते हैं, ऐसे पौधे जो मिट्टी को ऊपर से ढक ले, ताकि बरसात का जो सीधा पानी होता है वो उन पेड़ों पर पड़े, ना कि उस जमीन पर, उस मिट्टी पर, ताकि उस मिट्टी का कटाव ना हो सके। दूसरा क्या होता है कि अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह निम्न हो जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका पुनः निर्माण होता है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि कुछ नदियाँ, जैसे कुछ नदियाँ होती है ऊपर से आती है, वो कटाव करके आती हैं, चट्टानों से आती है, मैदानों से आती है, सारों से घूम घूम कर जब वो आती है तो अपने साथ कुछ मलबा लेकर आती है, जो भी उसके रास्ते में पड़ता है उसको लेकर आती है, और किसी एक जगह पे जब वो इकट्ठा होने लगता है, या फिर इसको मान ले कि जैसे कोई रेगिस्तान में हवाएं चलती है, बहुत तेज हवाएं चली, तो कुछ क्षेत्र जहाँ से हवाएं चली वहां से तो वो कट जाएगा, और जहाँ से वो कट के दूसरी जगह पे बैठता है वहां पे बहुत बड़ी स्थलाकृतियां बन जाती हैं रेगिस्तान में भी, तो वो क्या होती है, निक्षेपण कहलाती है। जैसे अगर यहाँ पे कोई रेगिस्तान है और यहाँ पे एकदम से बहुत तेज हवाएं चली, तो यहाँ का जो क्षेत्र होगा वो तो कट जाएगा। एकदम से जब हवाएं आती है तो यहाँ का जो क्षेत्र होता है वो कट के यहाँ पे जम जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्थलाखरियाँ बन जाती हैं जो रेगिस्तान में बनती हैं। अपर्दन होता है कोई चीज का कट जाना, और निक्षेपण का मतलब होता है वो चीज कटी हुई दूसरी जगह पे जाके एक नई स्थलाकृतियां, नया रूप बनाती है, वो होती है निक्षेपण। ये दोनों प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थलाकृतियों को उनकी ऊंचाई, ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदान में विभाजित कर सकते हैं। इसलिए चैप्टर को थोड़ा सा आराम से पढ़िए ताकि वो समझ में आ सके, क्योंकि इन चैप्टरों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या है, पर्वत। पर्वत क्या है कि पृथ्वी की सतह के प्राकृतिक रूप से ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पर्वत। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या होता है, भूप्रवृत्ति होता है, ये वलित पर्वत होते हैं। ये क्या है, हिमालय है। हिमालय क्या है, एक वलित पर्वत है। का शिखर छोटा, ढाल तीव्र और आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु ठंडी होती जाती है, क्योंकि अगर आप किसी मैदानी क्षेत्र से या नीचे से ऊपर जाते हैं, जब हम हिमालय पर्वत के पास पहुंचते हैं या माउंट एवरेस्ट पर जब चढ़ाई की जाती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ की जो जलवायु होती है। कुछ पर्वतों पर सदा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जिन्हें हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत है जो समुद्र के अंदर है, जिन्हें हम देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ बहुत कम लोग निवास करते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम से व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज, क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका। एंडीज पर्वतमाला, इससे पहले वाले जब हमने चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैप के बारे में बताया था कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ पड़ती है और कौन से महाद्वीप में है। और हिमालय का है, हिमालय एशिया में पड़ता है, आल्प्स पर्वत यूरोप का है। पर्वतों की ऊंचाई और आकार से भिन्नता होती है। पर्वतों के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वलित पर्वत, नंबर 2 ब्रह्मसोद पर्वत, नंबर 3 ज्वालामुखी पर्वत। सबसे पहले क्या है, वलित पर्वत। हिमालय, आल्प्स वलित पर्वत है। हिमालय और ये जो इसको क्या बोलते हैं, वलित पर्वत, नवीन पर्वत भी इसको बोलते हैं।
जिसकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई कम होती है। बहुत पुराने मोड़दार पर्वत हैं। इससे पहले जब हमने बताया था कि क्या होता है अपरदन, तो यही होता है कि जब ये अरावली पर्वत है हमारे भारत में पड़ता है, ये अब क्या हो रहा है, घिस रहा है, जिसका अपरदन हो रहा है। उसके बाद दूसरा क्या है, भ्रंशोत पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊंचे उठे हुए खंड को उत्खंड या हास्ट और नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश या ग्रोबन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, यहाँ पे चित्र दिखा के, जैसे एक चित्र दिखाएगा ये पिक्चर, एक दिखाएगा ये। अगर वो पिक्चर से पूछता है कि ये जो पर्वत है या फिर इनमें से ये पर्वत का नाम बताइए, या फिर सीरीज पूछ लेगा कि ये पर्वत कौन सा है, इस हिस्से को क्या कहा जाता है, इस हिस्से को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ए दे देगा, यहाँ पे 1 दे देगा, यहाँ पे 2 दे देगा और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए पता होना चाहिए ये क्या होता है, उत्खंड भ्रंश होता है ऊंचा उठा हुआ भाग है। जब नीचे धसा हुआ भाग होता है द्रोणिका होता है। ऐसे ही क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारे भारत में जहाँ पे नर्मदा, एक तरफ नर्मदा बहती है, दूसरी तरफ ताप्ती नदी बहती है। ये आप लोगों को पढ़ना होगा जब हम मैप पढ़ाएंगे, उसके द्वारा तब भी पढ़ाएंगे कि नर्मदा और ये यहाँ पे कहाँ पर पड़ती है और किस तरीके से है। ये दोनों ही नदियां अरब सागर में गिरती हैं। उसके बाद क्या है, यूरोप का राइन घाटी, वासियस पर्वत इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आज तक पूछे गए हैं कि वासियस पर्वत किसका उदाहरण है, नवीन पर्वत का, भ्रंशोत पर्वत का या फिर ज्वालामुखी का। यहाँ पे देखिए इन्होंने खुद भी बताया गया कि विश्व को मानचित्र से इसकी स्थिति को देखिए और तब देखिए, क्योंकि अगर मानचित्र की मदद से आप लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो समझ में भी आएगा। तीसरा क्या है, ज्वालामुखी पर्वत। यह पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया था, यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और सुपर टेट में भी, कि माउंट किलिमंजारो कैसा पर्वत है और कहाँ पड़ता है। ये अफ्रीका में पड़ता है माउंट किलिमंजारो और ज्वालामुखी का पर्वत है। उसके बाद जापान का फिरियामा, ये भी क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। मनुष्य के लिए पर्वत बहुत उपयोगी होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वत की स्थित हिमालयों से होता है। जलाशयों की के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का प्रयोग सिंचाई, जल विद्युत के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियां, वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों के भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय और दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। कुछ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी उपयोगी होते हैं पर्वत, क्योंकि इन्हें देखने के लिए लोग आते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे और चीज़ होती है, खेल्स होते हैं, पैराग्लाइडिंग होते हैं, हैंग ग्लाइडिंग होता है, रिवर राफ्टिंग होता है, स्कीइंग, पर्वतों पे प्रचलित खेल भी होते हैं। ये रहा हमारा ज्वालामुखी पर्वत। यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ये पर्वत का निर्माण होता है। इस तरह की वहाँ पे खेल खेले जाते हैं। आगे का जो चैप्टर है वो हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद वो भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको पढ़ेगा ताकि समझ में भी आ सके। सेशन पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिए और सबसे ज़्यादा जरूरी बात है सबको शेयर भी कीजिए, ताकि ये जो बेस है आप लोगों का ये तैयार हो सके। उसके बाद ही आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ज्योग्राफी हुई, हिस्ट्री हुई, ये सारी चीज़ें।